नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की तरह आज भी मैं कुछ अखबारों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे पास नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान है। ये चारों पेपर हैं हमारे पास। चारों पेपर में क्या इन्होंने सुर्खियां लगाई हैं, पहले हम ये बताएंगे। उसके बाद उन सुर्खियों में क्या कमियां हैं ये भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि क्या कौन सी खबर ने क्या छुपाया है और क्या छापा है ये भी बताएंगे। दूसरी खबर इनकी क्या है ये भी बताएंगे। हर चीज़ बताएंगे और जो नहीं छपा है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नवभारत टाइम्स पे। नवभारत टाइम्स जो हमारे पास अखबार है, इसने सबसे पहले जो पहली खबर इसने दी है वो है सोशल मीडिया कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी, और शीर्षक दिया है इसने 24 घंटे में हटाना होगा गलत कंटेंट। यानी कि सोशल मीडिया के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस अखबार में आप देख सकते हैं, पहली हेडलाइन है 24 घंटे में हटाना होगा गलत कंटेंट। सब हेडिंग इसकी दी गई है के लिए गाइडलाइन जारी। क्या गाइडलाइन है? अखबार लिखता है न्यूडिटी और महिलाओं से छेड़छाड़ से जुड़ी सामग्री को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। साथ ही खुराफात, कोई खुराफात सबसे पहले किसने की सोशल मीडिया पर, इसके बारे में कंपनी को बताना होगा। साथ ही कोई गलत जानकारी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो सरकार के कहने पर उस कंटेंट को कंपनी द्वारा हटाया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। नई गाइडलाइन के दायरे में क्या क्या आ रहे हैं, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे OTT भी इसके अंदर आ रहे हैं जो नई गाइडलाइन जारी की गई है। अखबार लिख रहा है OTT प्लेटफॉर्म को अपने सामग्री को आयु वर्ग के मुताबिक तय करना होगा। अब आयु वर्ग के मुताबिक तय करना होगा, इसको हम विस्तार में बताएंगे क्योंकि दूसरे अखबार में इसमें विस्तार से है। जब हम उस अखबार की हेडलाइन आपको बताएंगे तो हम इसका भी जिक्र करेंगे। अब हम आते हैं कि इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। चूंकि केंद्र में सरकार है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो इसे उल्टा तो बोल नहीं सकते, लेकिन सीधे में क्या बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसका मर्यादित होना भी अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए कोड ऑफ इथिक्स और 3 टियर सेल्फ रेगुलेशन स्वागत योग्य है। इस निर्णय के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया है इन्होंने केंद्र को। यह है सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है। NBT ने अपनी पहली खबर बनाया है। आते हैं अमर उजाला पर। अमर उजाला ने भी इसी खबर को प्रमुखता दी है, लेकिन हेडलाइन लगाया है डिजिटल जहर पर लगाम। डिजिटल जहर पर लगाम। सब हेडिंग है सोशल मीडिया और OTT पर सख्ती, 24 घंटे में हटानी होगी आपत्तिजनक सामग्री। तो ये चीजें हैं। यह लिख रहा है कि ट्विटर से तकरार के बाद केंद्र सरकार ने डिजिटल जहर फैलाने वाले सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी कि OTT पर शिकंजा कसने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या जारी किए हैं? नियमों के लागू होने के बाद किसी भी विवादित पोस्ट को शिकायत के 24 घंटे के अंदर यानी 24 घंटे में ही हटाना होगा। साथ ही उसके मूल स्रोतों से जुड़ी जानकारी जांच के लिए सरकार को देनी होगी। यूजर के निजी संदेशों का ब्यौरा देने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होंगी।
सरकार पहली बार डिजिटल न्यूज मीडिया को भी कानूनी दायरे में लाई है इस गाइडलाइन के जरिए, दिशा निर्देश के जरिए। साथ ही अखबार लिखता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश में त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। त्रिस्तरीय निवारण तंत्र क्या है, हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि क्या है, इसमें क्या होगा, किस तरह से होगा। इसमें पूरी जो है व्याख्या जो अमर उजाला ने नहीं की है, लेकिन दूसरे जो अखबार हैं उसने विस्तृत रूप से बताया है। जब हम उस अखबार को पढ़ेंगे तो यह त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। आगे लिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, दुष्कर्म और यौन शोषण जैसे मामलों से जुड़े कंटेंट पर यह लागू होगा। साथ ही यह व्यवस्था देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती देने वाले कंटेंट के साथ सामाजिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, दुष्कर्म व यौन शोषण से जुड़े मामलों से जुड़े कंटेंट पर लागू होगी। यह बताता है कंपनी को भारतीय कार्यालय का पता प्लेटफॉर्म पर देना होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर की आपत्तिजनक पोस्ट हटाए जाने पर उसे भी विस्तार से जानकारी देनी होगी। ये तमाम चीजें हैं। साथ ही अमर उजाला इस पर जो है नियंत्रण और जवाबदेही नाम से संपादकीय भी लिखा है। तो संपादकीय भी थोड़ा सा पलट लेते हैं और संपादकीय के बारे में हम आपको यहां दिखा देते हैं कि क्या इसने लिखा है। संपादकीय में चूंकि जब वहां फ्रंट पेज पे ये चीज इंगित हो गई, नियंत्रण और जवाबदेही नाम से, ये आपको बता दें कि इन्होंने संपादकीय दिया है। ये संपादकीय है, नियंत्रण और जवाबदेही, इसी विषय पर इन्होंने संपादकीय दिया है। और यह संपादकीय में सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया की जवाबदेही तय करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, मगर ध्यान रखना होगा कि इससे डिजिटल मीडिया की स्वतंत्रता पर आंच ना आए। ये चीजें इन्होंने इंगित की हैं, जो बहुत अच्छी चीजें हैं। भाई नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इस नियंत्रण में ऐसा नियंत्रण ना हो जाए कि डिजिटल मीडिया की स्वतंत्रता ही छिन जाए। इस पे इन्होंने संपादकीय लिखा है। आगे हम आते हैं, अखबार हमारे पास है हिंदुस्तान। जैसा कि हम इसी क्रम में रोज जो है आप लोगों को इनकी बातें बताते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने एक अलग ही हेडलाइन जारी की है। क्या लिखा है? कामयाबी। कामयाबी किस बारे में? नीरव मोदी को भारत लाने की मंजूरी मिल गई। यानी कि वहां की जो स्थानीय अदालत थी, उसने जो पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े हैं नीरव मोदी, उनको स्थानीय अदालत ने, ब्रिटेन की स्थानीय अदालत ने, लंदन की एक अदालत ने ये कहा है कि उनको भारत ले जाने की मंजूरी दे दी है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज सैमुअल गूंजी ने कहा है कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उन्हें भारत की अदालत में जाकर जवाब देना होगा। साफ साफ उन्होंने ये लिखा है। नीरव मोदी और बैंक के अधिकारियों सहित अन्य लोगों के बीच स्पष्ट रूप से संबंध थे। इस मामले में गवाहों को बहकाया गया है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। साफ साफ इसमें लिखा गया है। अब जो मंजूरी मिल गई है, इसके बाद भी क्या नीरव मोदी आएंगे? भारत उनको लाया जा सकता है। तो अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। यही अखबार यह बताता है कि अब आगे इनके पास बचने के रास्ते क्या हैं, आगे क्या नाम से। नीरव मोदी के पास बचने के लिए अभी 3 विकल्प में अखबार बता रहा है हिंदुस्तान अखबार। पहला, स्थानीय अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। भारत में भी ऐसा ही होता है, वहां भी ऐसा ही है। हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मौका है। अगर वहां, अब देखिए अगर वहां भी हार जाते हैं नीरव मोदी, तो कोर्ट जा सकते हैं। फिर नीरव
अपने मानसिक स्वास्थ्य मानवाधिकारों को आधार बना सकते हैं, जबकि इसका आधार बनाया गया था यहाँ पे स्थानीय अदालत में, लेकिन वो आधार नहीं चला। फिर भी ये ऑप्शन तीनों हैं, ये भारत न आने के लिए इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब गृह मंत्री मुहर लगाएंगी कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इसके बारे में भी ये बता रहा है अखबार की कोर्ट का फैसला ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास जाएगा। 2 महीने में उन्हें फैसला करना होगा। आमतौर पर मंत्री फैसला नहीं पलटते, जो भी हो उसे नीरव मोदी 14 दिन में हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। देखिए, ये अगर जो चुनौती नहीं देते हैं, हाई कोर्ट में आने की ठान लेते हैं, जैसा कि लगता नहीं है, तो यह मंत्री के पास जाएगा। 2 महीने में वो इस पर आदेश करेंगी, ठप्पा लगाएंगी, अपना सहमति देंगी, उसके बाद से इन्हें भारत लाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं नीरव मोदी के बारे में। हिंदुस्तान अखबार ने अपनी पहली खबर बनाया है, जो मैंने आपको बता दिया। अब बचता है दैनिक जागरण हमारे पास, जो चौथा अखबार है। चौथा अखबार क्या कहता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये चौथा अखबार भी पुनः सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसको ही अपनी पहली खबर बनाया है। मैं आपको बता दूं, लिखता है अखबार की एंटी सोशल कंटेंट पर नकेल। एंटी सोशल कंटेंट पर नकेल लगाया गया है। इसके माध्यम से मैं आप या OTT व डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण को दिशा निर्देश जारी। क्या लिखा है इन्होंने, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। दिशा निर्देशों को सूचना प्रौद्योगिकी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 का नाम दिया गया है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को खुराफाती पोस्ट को मूल रूप से शेयर करने वाले की जानकारी देनी होगी। नए निर्देश में महिलाओं की मर्यादा का विशेष ख्याल रखा गया है। ऐसी किसी भी पोस्ट पर लगाम लगाने के निर्देश हैं जिसमें किसी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया हो, जबकि डिजिटल न्यूज चलाने वाले को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। दिशा निर्देश के गजट नोटिफिकेशन के 3 महीने में इंटरनेट मीडिया के लिए सरकार के इन निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही यह लिखते हैं कि इनके दुरुपयोग पर लगाम, ये बॉक्स में लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट पेज पे ही ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारे कैमरामैन जूम करके दिखा रहे हैं। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें अखबार ने प्रमुख रूप से इसको दर्शाया है। मैं आपको बता रहा हूँ उसको। दुरुपयोग पर किस तरह से लगाम लगेगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का जो दुरुपयोग करते हैं उन पे लगाम लगेगी। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे खबरें चलाने वाले सभी डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पे लगाम लगेगी। OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्या है कि सेंसर बोर्ड की तरह OTT को खुद ही संहिता तैयार करनी होगी, जिसका वे पालन करेंगे। यानी कि स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन एक आदर्श स्वतंत्रता दी जाएगी। आप अपना खुद तय करिए कि हम क्या दिखाएंगे, किस तरह से दिखाएंगे, और उसको फॉलो करिए। आदर्श स्थिति होनी चाहिए। OTT पर चलने वाली मूवी को 5 आयु श्रेणियों में यूनिवर्सल UA 7+, UA 13+, UA 16+ और A में बांटा जाएगा। 13 साल से अधिक आयु वाली मूवी पर पेरेंट्स लॉक की सुविधा देनी होगी। यानी कि आप सभी मतलब बच्चों को वो ऐसी चीज़ें नहीं परोस सकते जो उनकी मानसिकता को विकृत करता हो। शिकायत मिलने पर नग्नता, यौन गतिविधियों या छेड़छाड़ की तस्वीरों को कंटेंट हटाना होगा। एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा जो 24 घंटे के भीतर शिकायतों का संज्ञान लेगा और 15 दिन में निपटारा करेगा। अदालत या सरकार के आदेश के बाद ऐसी कोई जानकारी पब्लिश नहीं कर सकेंगे जिस पर भारत की संप्रभुता व लोकहित को देखते हुए रोक लगाई गई हो। यूजर की संख्या के हिसाब से कंपनियों को 2 श्रेणियों इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी में बांटा जाएगा।
ये तमाम चीज़ें जो हैं ये दैनिक जागरण ने बड़ा ही सलीके से सजाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आते हैं, ये तो हमारा फ्रंट पेज हो गया। फ्रंट पेज में किसने क्या कहा, किसको प्रमुखता दी। अब हम आते हैं, आपको जो रोज की तरह बताते हैं कि इसकी दूसरी खबर, किन अखबारों की दूसरी खबर कौन सी है। तो दूसरी खबर पे हम आते हैं। दूसरी खबर एनबीटी से शुरू करते हैं, जैसे कि मैं रोज ही शुरू करता हूं एनबीटी से, और क्रम यही होता है कि एनबीटी के बाद अमर उजाला, अमर उजाला के बाद हिंदुस्तान और उसके बाद दैनिक जागरण। तो पहले हम एनबीटी पे आते हैं। ये दूसरी खबर बना रहे हैं, विधानसभा का हंगामा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो हंगामा हुआ है उसको दूसरी खबर बनाए हैं। क्यों हंगामा हुआ है इसका इन्होंने शीर्षक लगाया है, तेल की कीमतों पर विपक्ष उबला, यानी कि तेल की कीमतें जो हैं विधानसभा को गर्मा गर्म बहस की तरफ ला दी। सब हेडिंग है इनकी, विधानसभा में हंगामे के बाद सभा कांग्रेस का वॉकआउट कर लिए, बाहर निकल गए। सही बात है भाई, विपक्ष को ये ध्यान रखना ही होगा, सरकार अगर जो ध्यान नहीं रख रही है कि तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है उसे कम करना होगा। आगे अखबार लिखता है, जरा मैं इसको भी बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है इस पे ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अखबार क्या कहता है इसको सुन लीजिए। अखबार यह कह रहा है कि इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर तंज के तीर चलाए। बहुत ही सटीक शब्दावली का प्रयोग, तंज का तीर, तंज के तीर चलाए एक दूसरे पे। कैसे चला, कौन चलाया, इसको भी हम बता रहे हैं। किस तरह से चला यह तीर, किसको लगा, किसको घायल किया, कौन आहत हुआ, ये भी अखबार बता रहा है। क्या बता रहा है, प्रश्न प्रहर में सपा विधायक नरेंद्र वर्मा और पिंकी सिंह यादव के इस सवाल पर मंत्री सतीश महाना ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पैसों की जरूरत है, ऐसे में टैक्स कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी कि कोरोना की आड़ में हमारी सरकार जो है वो टैक्स ले रही है, या कोरोना की दवा के लिए यह टैक्स ले रही है लोगों से। क्या कर रही है ये मंत्री जो महाना है, इनकी बातों से, सतीश महाना, इनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है। कई राज्यों की अपेक्षा यूपी में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हैं, अभी इनको कम लग रही हैं। 2014 के बाद से तेल पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, ये भी महाना ने बताया है विधानसभा में। किसानों को बिजली मिल रही है, ऐसे में डीजल की कीमत बढ़ने से उन पर असर नहीं पड़ रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि किसानों को बिजली मिल रही है, ऐसे में डीजल की कीमतें बढ़ने से उन पर असर नहीं पड़ रहा है। और यही वो शब्द है जिस पे हंगामा हो सकता था। शायद सदन में इसी बात को लेकर हंगामा भी हुआ है, क्योंकि आगे बताएंगे, क्योंकि किसान ट्रैक्टर चलाते हैं और ट्रैक्टर बिजली से नहीं चलती। यह बात महाना जी को समझना चाहिए था। ट्रैक्टर डीजल से चलता है और डीजल के दाम ऊंचे हैं, तो किसानों पे फर्क क्यों नहीं पड़ता है, आप ये बताइए। किसानों के पास आय के साधन उनका खेत है और उनमें जो अनाज बोते हैं, उगाते हैं, काटते हैं, ये है। तो महाना जी का ये कहना कि किसानों पे इसका कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि किसानों को बिजली मिल रही है। भाई ठीक है, बिजली मिल रही है, लेकिन बिजली खेत नहीं जोतती, ट्रैक्टर जोतता है, और ट्रैक्टर बिजली से नहीं चलती, वो किससे चलता है, डीजल से चलता है। तो प्रभाव तो पड़ेगा, और जब प्रभाव पड़ेगा और ये बातें जब एक मंत्री कहेगा तो विधानसभा में हंगामा होना है, हुआ भी। इस पर मंत्री ने बसपा नेता ने इस पे जो बात कहा था कि यही बात बसपा नेता लालजी वर्मा ने किया कि क्या सरकार में ट्रैक्टर भी बिजली से चलेगी। यही तंज के तीर है कि इस सरकार में क्या ट्रैक्टर भी बिजली से चलेगी या चलाती है, क्योंकि सरकार को समझना चाहिए और मंत्री को समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। लालजी वर्मा बसपा नेता, इन्होंने ये बातें कही, जिस पर मंत्री जी ने क्या कहा, ई व्हीकल की बात की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या बैटरी से ट्रैक्टर चला करके खेत जोतेंगे, और इसी बात पे हंगामा हो गया विधानसभा।
वॉकआउट भी हुआ। तो जब तर्कसंगत बातें मंत्री की नहीं होंगी तो वॉकआउट तो होगा ही, विरोध होगा ही। खैर, इस पे विरोध हुआ, वॉकआउट हुआ, हंगामेदार रहा विधानसभा का ये सत्र। तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है जब यह हंगामा हुआ है, तो जरा सुनिए। क्या इसे हम दंभ कहेंगे या फिर कुछ और, ये आप तय करेंगे। इन्होंने कहा कि सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए, गर्मी मत दिखाइए। मैं जानता हूं किस भाषा को समझते हैं, जो जिस भाषा को समझता है उसी में समझाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जो तार्किक बातें हो रही थीं और उस पर हंगामा हुआ है, और ये बातें अगर मुख्यमंत्री ने इस तरह से कही हैं तो कहीं सटीक बैठती हैं। खैर, जो हुआ है उसे नवभारत ने अपनी दूसरी लीड खबर बनाया है और इसमें छापा है। मैंने उसे आपको पढ़ के सुनाया है, अपने व्यक्तिगत विचार भी रखे हैं। बुरा लगे तो माफ करिएगा, लेकिन विचार मेरे वही रहेंगे, बदलने वाले नहीं हैं। अब आते हैं अमर उजाला पे। अमर उजाला ने यूपी को ही प्रमुखता दी है अपनी दूसरी खबर में, लेकिन ये कोरोना की तरफ चले गए हैं। जो नवभारत टाइम्स की दूसरी खबर थी उसमें भी कोरोना का जिक्र था, लेकिन वो टैक्स लेने के लिए था। लेकिन जो अमर उजाला की दूसरी खबर है वो वास्तव में कोरोना पे है, और कोरोना से अपने प्रदेशवासियों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इसलिए सरकार अलर्ट है, और किस तरह से अलर्ट है इसमें दिखाया गया है। मैं आपको वही बताना चाहूंगा। अखबार लिखता है कि महाराष्ट्र और केरल से यूपी आने वाले लोगों को कोरोना की जांच करानी होगी। महाराष्ट्र और केरल, ये दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कोरोना के मामले अधिक आ रहे हैं, कोरोना के केस अधिक आ रहे हैं। ऐसे में अगर वहां से कोई आता है तो कोरोना लेके आ सकता है अपने साथ। तो सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है, इसका समर्थन होना चाहिए, और मैं कर भी रहा हूं। साथ में ट्रेन और बस वालों के लिए तो है, लेकिन हवाई जहाज वालों के लिए, क्योंकि हवाई जहाज वाले ही लेके आए हैं चीन से, तो उनके लिए भी यह प्रदेश क्या कर रहा है, तो हवाई जहाज से आने वालों के एयरपोर्ट पर ही एंटीजन जांच होगी, एयरपोर्ट पे ही। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई उतरता है हवाई जहाज से किसी अन्य प्रदेश से, यानी कि महाराष्ट्र से या केरल से, तो उसे पकड़िए, वहीं आने ही ना दीजिए, घुसने ही ना दीजिए शहर में, वहीं पकड़ लीजिए, 14 दिन क्वारंटाइन कर दीजिए, आइसोलेशन में रख दीजिए। निगेटिव पाए जाने पर के बाद भी एक सप्ताह क्वारंटीन रहना होगा। अगर आपकी जांच निगेटिव आई है तो भी आपको 1 सप्ताह क्वारंटीन रहना होगा। बहुत बढ़िया। ना उधर से लेके आएंगे लोग, और आएंगे लोग तो वहीं ख़त्म करिए एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे इनका कोरोना ख़त्म हो जाता है, झाड़ फूक करवाइए, जो भी कराना है। तो जब वहां से सही होके आएगा और वहां से लोग नहीं निकल के शहर में आएंगे, तो बाहर से कोरोना आना बंद हो जाएगा, यहां की स्थितियां सामान्य रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने, अखबार बता रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। राज्यों से आए यात्रियों की सूची जिला सर्विलांस दलों को उपलब्ध कराएंगे, यानी कि पूरी सतर्कता बरती गई है। यह सतर्कता अगर सरकार पिछले साल फरवरी में बरत देती केंद्र सरकार, तो वास्तव में कोरोना थोड़ा सा, ये कह सकते हैं कि उस कोरोना से देश बच जाता है उसके कुप्रभाव से। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। उत्तर प्रदेश सरकार अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहती है, यह सबसे बड़ी बात है। यह अमर उजाला लिख रहा है। अब हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान अखबार में दूसरी खबर क्या है, इसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं। तो आपको बता दूं कि जैसे एनबीटी ने
विधानसभा में जो हुआ था उस पे उसको प्रमुखता दी है, तो ये भी विधानसभा के हंगामे को ही प्रमुखता दिए हैं, विधानसभा के हंगामे को ही प्रमुखता दिए हैं। और वह देने के बाद सपा राज में यूपी बिकने के कगार पे था। योगी आदित्यनाथ के इस लाइन को बहुत ही प्रमुखता से छापा है, दूसरी खबर के रूप में छापा है। इसमें योगी आदित्यनाथ ने, अखबार लिखता है कि सपा बसपा और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया था, करारा प्रहार, जबरदस्त प्रहार। और इन लोगों को लताड़ लगाई, अपने सरकार की उपलब्धियां बताई। इसमें नया क्या है भाई, सभी करते हैं, हम भी अपने गुणगान करेंगे और दूसरे को बुरा कहेंगे। आप भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सभी करते हैं। आगे इन्होंने और क्या कहा है जरा सुन लीजिए। अखबार लिखता है कि इस दौरान सपा नेताओं ने सदन की परंपराएं तोड़ दी। अभिभाषण, देखिए ये कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में कही कि इस दौरान सपा नेताओं ने सदन की परंपराएं तोड़ दी। सीएम ने मुंगेरी लाल का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि समाजवादी मित्र यही तीर और तंज है। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी मित्र शब्द का प्रयोग किया है मुख्यमंत्री ने। वास्तविकता को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अगर हर चीज अखिलेश यादव ने कर दिया था तो जनता ने क्यों हराया। सही बात है, आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार है। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, अगर वही अच्छे होते तो उनको नहीं हराती, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जब कहीं न कहीं आपका भी ग्राफ जब नीचे जाएगा योगी जी, तो जनता आपको भी नहीं बख्शेगी, फिर कोई दूसरा आएगा, यही बात आप पे भी दोहराएगा, उसके बाद ये बात आपको समझ में आएगी। कोई बात नहीं, ठीक है, लोग कहते हैं, आप भी कह रहे हैं। विधान परिषद में सीएम की तल्खी, विधान परिषद में सीएम की तल्खी दिखी। किन किन मुद्दों पे, ये अखबार बता रहा है। क्या बता रहा है? सीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस देश को बपौती मान ली थी यानी कांग्रेस, और अमेठी के लोग उन्हें चुनकर भेजते थे, आज उन्हें भी गाली दे रहे हैं। उन अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए थे, हम वहां भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जो बपौती मानते थे, यानी कांग्रेस पे सीधा हमला था, अमेठी में मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए थे, ये खोल दिए, अच्छी बात है। अगली बार भी लोग आपको ध्यान रखेंगे, इसी तरह से विकास के काम करते रहिए। कौन किसान विरोधी और कौन हितैषी आंकड़ों से तय करें। इन्होंने ये दिखाया है कि विधान परिषद में कि कौन हितैषी है और कौन किसानों का विरोधी। योगी ने कहा है कि कोरोना काल के बावजूद हमने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया, आज एक एक पैसे का उपयोग हो रहा है। उन्होंने पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में किसानों में हुई गेहूं, धान, मक्का की खरीद के आंकड़े रखे और कहा कि कौन किसान विरोधी और कौन हितैषी, यह तय कर लीजिए। 2 घंटा 40 मिनट, कल 2 घंटा 40 मिनट इसी तरह की बातों में मुख्यमंत्री सदन में करते रहे विधान परिषद में। इससे पहले जो परसों जो विधानसभा में जो बोले वो 2 घंटा 30 मिनट और विधान परिषद में 2 घंटा 40 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा बोले हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हो गया। आगे देखते हैं दैनिक जागरण अपनी दूसरी खबर क्या बनाया हुआ है। ये बिल्कुल अलग है। दैनिक जागरण अपनी जो दूसरी खबर बनाया है वो बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि यह किसी से भी मिलती जुलती खबर नहीं है, एक अलग ही खबर है, सोचने वाली खबर है। यह लिख रहा है कि छोटी ज़रूरतों के लिए
खुद छापिए स्टैम्प, माने हम स्टैम्प छाप सकते हैं। ये अधिकार मिला है छोटी जरूरतों के लिए। क्या मिला है आपको मैं बता दूं। फर्जी स्टाम्प पेपर की बिक्री को लेकर तेलगी स्टाम्प घोटाले के बाद से ही राज्य सरकार ई स्टाम्पिंग की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पिछले वर्ष से भौतिक स्टाम्प पेपर मंगाना बंद कर चुकी है। ऐसे में ट्रेजरी से खत्म होते स्टाम्प पेपर से उनकी किल्लत बढ़ती जा रही है। शपथ पत्र से लेकर के रेंट एग्रीमेंट आज के लिए 10 रुपए से 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर 3 से 5 गुना ज्यादा मूल्य पर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। और इसी के लिए इसने लिखा है कि आप ऑनलाइन स्टैम्प कर सकते हैं। वेबसाइट भी दिया है पेपर में। तो यह दैनिक जागरण ने स्टैम्प के बारे में बताया है आपको। अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान मुझे हमारे कैमरामैन संदीप जी ने दिलाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही एक तरह से एक अधिकारी का ये कह सकते हैं कि लोगों के प्रति सॉफ्ट, मतलब लोगों की पीड़ा को समझते हुए एक बात कही गई है जिसकी चर्चाएं भी हो रही हैं। अखबार में यह आया है अतिक्रमण हटाने में लापरवाही पर नगर निगम जोन 6 की जोनल अफसर आम्बी विष्ट को हटा दिया गया है। सरकार ने आम्बी विष्ट को हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटेगा या नहीं, नगर आयुक्त ने पूछा है। तो इसके जवाब में जो जोनल अफसर हैं जिनका नाम है अम्बी विष्ट, इन्होंने कहा है आप मुझे हटा दीजिए, हम इन लोगों, इन गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर इनका रोजगार बंद नहीं कर सकते। और सरकार ने उन्हें, जोनल अफसर आम्बी विष्ट को अतिक्रमण हटाने में लापरवाही के नाम पर हटा दिया। उन्होंने कुर्बानी दी है उन लोगों के लिए जो फुटपाथ पे या आसपास कुछ रख करके छोटी मोटी दुकानदारी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आम्बी विष्ट को ये लग रहा होगा कि कहीं हम उनके रोजगार को आहत न कर दें, उनके परिवार की बद्दुआ लगेगी। खैर, हटा देती तो बद्दुआ किस रूप में लगता यह अलग बात है, लेकिन नहीं हटाई हैं तो एक बद्दुआ लगी गई, उनको हटा दिया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए और तमाम दृष्टियों से इस पे बहस भी हो सकती है कि एक अधिकारी क्या सोचते हैं, दूसरे अधिकारी क्या सोचते हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं चलेंगी, इस पे प्रश्न बन सकते हैं और उसके उत्तर खोजे जा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास अब कुछ और नहीं रह गया है विशेष आपको बताने के लिए। तो आज के जो अखबार थे उनको एक एक करके पहली और दूसरी खबर के बारे में आपको मैंने बता दिया। और माफ कीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसे प्रतिदिन देखते रहें हमारे YouTube पे भी। आपको जब भी समय मिले, अगर पेपर नहीं पढ़ पाए हैं तो उठा लीजिए और इसे देखिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अब करना ही पड़ेगा आपको अगर ये सब बातें सुननी है तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।